10 ऐसे नेता जिन्होंने मोदी जी से पंगा लिया और बर्बाद हो गए। आखिर कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 10 पर आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। 2000 के दशक से लेकर 2014 तक कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकारों में शुमार दिग्विजय सिंह जी ने मोदी जी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। चाहे गुजरात दंगों का मसला हो, संघ की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाना हो या फिर मोदी जी की कार्यशैली पर तीखे हमले, दिग्विजय सिंह जी हमेशा पहली कतार में खड़ी नजर आए। वो खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा वैचारिक योद्धा मानते थे और अक्सर टीवी चैनलों पर मोदी जी की सियासत को सीधी चुनौती दिया करते थे। लेकिन 2014 के बाद देश की सियासी हवा ऐसी बदली कि दिग्विजय सिंह जी के सारे दांव उल्टे पड़ने लगे। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में वे खुद भोपाल की रणभूमि में उतरे तो जनता ने उन्हें 3,60,000 से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। जिस नेता को कभी मध्य प्रदेश की सियासत में तूती बोलती थी और जिनके सारे पर सरकारें चलती थी, वे आज मुख्य धारा की राजनीति में बैकफुट पर धकेल दिए गए हैं। चौबे जी गए थे, छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौटे। दिग्विजय सिंह जी के साथ भी राजनीति ने कुछ ऐसा ही खेल खेल दिया। नंबर 9 पर आती हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी। 2014 से पहले मायावती जी की सियासत 7वें आसमान पर थी। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वे खुद को देश का अगला प्रधानमंत्री मानकर चल रही थी। मोदी जी के राष्ट्रीय पटल पर आने से पहले मायावती जी ने कई मौकों पर उन्हें खुली चुनौती दी और दावा किया कि उनका कैडर मोदी लहर को यूपी की सीमा पर ही रोक देगा। लेकिन 2014 के आम चुनाव में मोदी जी और अमित शाह जी की सोशल इंजीनियरिंग ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मायावती जी की पार्टी 80 से सीधे 0 सीटों पर सिमट गई। खाता तक नहीं खुला और सारा सियासी घमंड एक झटके में हवा हो गया। इसके बाद 2019 में धुर विरोधी अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाया, फिर भी कोई खास करिश्मा नहीं हुआ। हालत यह हो गई कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों वाले राज्य में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। जो बहन जी कभी लखनऊ से दिल्ली तक सरकारें बनाती और गिराती थीं, आज वे सिर्फ प्रेस नोट और सोशल मीडिया पर बयानों तक सीमित होकर रह गई हैं। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। मायावती जी की मौजूदा हालत इसी मुहावरे को सच साबित करती है। नंबर 8 पर आते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बयानों से सेल्फ गोल करने के बेताज बादशाह मणिशंकर अय्यर जी। मणिशंकर अय्यर जी ने मोदी जी से सीधा पंगा बेलगाम जुबान के जरिए लिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी में उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगर वे चाहें तो कांग्रेस अधिवेशन में आकर चाय बेच सकते हैं। इस एक बयान ने पूरे चुनाव की दिशा बदल दी। मोदी जी ने इस तंज को अपनी सबसे बड़ी सियासी ताकत में बदला। चाय पर चर्चा अभियान छेड़ा और पूरे देश के आम लोगों को खुद से भावनात्मक रूप से जोड़ लिया। इसके बाद भी अय्यर जी नहीं रुके। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मोदी जी के लिए नीच किस्म का आदमी जैसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। मोदी जी ने गुजरात की जनसभा में इस गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया और कांग्रेस के हाथ से जीत हुई बाजी फिसल गई। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया और वे मुख्य धारा की सक्रिय राजनीति से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। आज मणिशंकर अय्यर जी सिर्फ कुछ टीवी बहसों और किताबों के विमोचन तक सीमित रह गए हैं। चुनावी सियासत में उनका नामो निशान मिट चुका है। नंबर 7 पर आते हैं बॉलीवुड के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा जी। कभी भाजपा के स्टार प्रचारक और अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे शत्रुघ्न सिन्हा जी को लगा कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें भारी भरकम मंत्रालय मिलेगा, लेकिन जब उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती बिगुल फूंक दिया। पटना साहिब से भाजपा सांसद रहते हुए वे हर रोज सोशल मीडिया और टीवी पर मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी पर तीखे तंज कसते थे और यशवंत सिन्हा जी के साथ मिलकर अपनी ही सरकार को घेरते थे। पार्टी ने लंबे समय तक उनके बयानों को झेला, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर रविशंकर प्रसाद जी को मैदान में उतार दिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कांग्रेस का दामन थामा और पटना साहिब से ताल ठोक दी, लेकिन जब नतीजे आए तो वे अपने ही गढ़ में लगभग 2,84,000 वोटों से धूल चाटते नजर आए।
बाद में वे टीएमसी में शामिल होकर बंगाल के आसनसोल से सांसद जरूर बन गए, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जो उनका रुतबा और दबदबा कभी भाजपा में हुआ करता था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बगावत की राह ने उनके सियासी रसूख को हमेशा के लिए सीमित कर दिया। नंबर 6 पर आते हैं पूर्व केंद्रीय वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शीर्ष पदों पर रहे यशवंत सिन्हा जी खुद को भाजपा का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री और नीति निर्माता मानते थे। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद जब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और 75 साल वाला फॉर्मूला लागू हुआ, तो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखबारों में लंबे लंबे लेख लिखकर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों, नोटबंदी और जीएसटी पर तीखे हमले किए और दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। 2018 में उन्होंने भाजपा से पूरी तरह इस्तीफा दे दिया और पूरे देश में घूम घूम कर मोदी विरोधी मोर्चे को एकजुट करने की कोशिश करने लगे। इस सियासी टकराव का चरम 2022 में देखने को मिला, जब वे पूरे संयुक्त विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनकर राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में उतरे। लेकिन मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक यानी द्रौपदी मुर्मू जी की उम्मीदवारी के सामने यशवंत सिन्हा जी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आज यशवंत सिन्हा जी सक्रिय राजनीति के नक्शे से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। ना तो विपक्ष उन्हें कोई तवज्जो देता है और न ही भाजपा में उनके लिए कोई जगह बची है। नंबर 5 पर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। जिस भाजपा को आडवाणी जी ने अपने खून पसीने और रथ यात्राओं के जरिए शून्य से शिखर तक पहुंचाया था, उसी पार्टी में 2013 में उनके सामने मोदी जी का उभार हुआ। जून 2013 में गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब मोदी जी को चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपी जाने लगी थी, तो आडवाणी जी ने इसका कड़ा विरोध किया और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बैठक में नहीं पहुंचे। बात यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा तक दे दिया। उन्हें लगा था कि पार्टी उनके दबाव में झुक जाएगी, लेकिन आरएसएस और भाजपा कैडर मोदी जी के नाम पर पूरी तरह लामबंद हो चुका था। आडवाणी जी को अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। 2014 में जब मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने, तो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बुजुर्ग नेताओं को सक्रिय संसदीय बोर्ड से बाहर करके मार्गदर्शक मंडल नाम के एक ऐसे डिब्बे में डाल दिया गया जिसकी कभी कोई बैठक ही नहीं हुई। 2019 में उनका गांधीनगर से टिकट भी काट दिया गया। उन्हें भारत रत्न का सम्मान जरूर मिला, लेकिन जिस सत्ता की धुरी कभी वे खुद थे, उस सत्ता के गलियारों से वे हमेशा के लिए बेदखल हो गए। नंबर 4 पर आते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी, जिन्हें सियासत में बापू के नाम से जाना जाता है। 1990 के दशक में गुजरात में भाजपा को खड़ा करने में वाघेला जी और मोदी जी दोनों का बड़ा हाथ था। लेकिन 1995 में जब भाजपा की पहली बार गुजरात में सरकार बनी और केशुभाई पटेल जी मुख्यमंत्री बने, तो वाघेला जी ने खुली बगावत कर दी। वे 55 विधायकों को लेकर खजुराहो के एक रिजॉर्ट में चले गए और पार्टी आलाकमान के सामने पहली शर्त यही रखी कि नरेंद्र मोदी जी को तुरंत गुजरात से बाहर निकाला जाए। वाघेला जी की जिद के आगे पार्टी झुकी और मोदी जी को दिल्ली संगठन में भेज दिया गया। वाघेला जी को लगा कि उन्होंने बाजी मान ली है, लेकिन राजनीति में वक्त हमेशा करवट लेता है। 2001 में मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री बनकर लौटे और उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि वाघेला जी कभी उभर नहीं पाए। वाघेला जी ने कांग्रेस का हाथ थामा, केंद्र में कपड़ा मंत्री भी बने, लेकिन गुजरात के रण में वे मोदी जी के सामने लगातार बोनी साबित होते रहे। 2017 में उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई, मगर जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। आज 80 पार कर चुके वाघेला जी किसी भी मुख्य राजनीतिक दल में नहीं है और उनका राजनीतिक वजूद इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है। नंबर 3 पर आते हैं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व फायरब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया जी। 2002 के गुजरात दंगों के समय प्रवीण तोगड़िया जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को हिंदुत्व की सबसे मजबूत ताकत माना जाता था। तोगड़िया जी का अंदाज बेहद आक्रामक था और वे गुजरात में समानांतर सत्ता चलाने की कोशिश करने लगे थे। यहीं से मोदी जी और तोगड़िया जी के बीच ठन गई। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में कानून और प्रशासन सरकार के हिसाब से चलेगा, किसी संगठन के दबाव में नहीं। इसके बाद गुजरात में तोगड़िया जी के प्रभाव को धीरे धीरे सीमित किया गया।
जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो संघ परिवार में तोगड़िया जी की जमीन और तेजी से खिसकने लगी। 2018 में तो नौबत यहाँ तक आ गई कि तोगड़िया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए यह आरोप लगाया कि उनका एनकाउंटर कराने की साजिश रची जा रही है। उसी साल अप्रैल 2018 में बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में तोगड़िया जी के समर्थित उम्मीदवार की पूरी तरह हार हुई और उन्हें संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक समय जिनकी एक आवाज पर लाखों की भीड़ जुट जाती थी, आज वे एक छोटा सा संगठन बनाकर गुमनामी का जीवन बिताने पर मजबूर हैं। नंबर 2 पर आते हैं गुजरात में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री और पाटीदार समाज के कद्दावर नेता केशुभाई पटेल जी। 1990 के दशक में केशुभाई पटेल जी गुजरात भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। 2001 में गुजरात में आए भीषण भुज भूकंप और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों के बाद पार्टी नेतृत्व ने केशुभाई जी को हटाकर नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। केशुभाई जी इस अपमान को कभी दिल से भुला नहीं पाए। उन्हें लगता था कि मोदी जी सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है और वे फिर से सत्ता में लौटेंगे। सालों तक अंदर खाने विरोध करने के बाद 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में केशुभाई जी ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने भाजपा छोड़कर गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई और मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। उन्होंने सौराष्ट्र में पाटीदार कार्ड खेला और जमकर रैलियां की, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो मोदी जी के विकास के नारे के सामने केशुभाई जी की पार्टी तिनके की तरह उड़ गई और मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। इस करारी शिकस्त के बाद केशुभाई जी का राजनीतिक करियर पूरी तरह समाप्त हो गया। आखिरकार 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय वापस बीजेपी में कर दिया और सक्रिय राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। नंबर 1 पर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ताकतवर राष्ट्रीय संगठन महासचिव संजय जोशी जी। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी और संजय जोशी जी की अदावत सबसे चर्चित और रहस्यमय मानी जाती है। 1990 के दशक में गुजरात भाजपा संगठन में मोदी जी और जोशी जी दोनों प्रचारक के तौर पर काम करते थे, लेकिन दोनों की कार्यशैली में जमीन और आसमान का फर्क था। 1995 के बाघेला विद्रोह के बाद जब मोदी जी को गुजरात से दिल्ली भेजा गया तो उसका सीधा फायदा संजय जोशी जी को मिला और भी गुजरात संगठन के सर्वेसर्वा बन गए। लेकिन असली खेल 2001 में शुरू हुआ जब मोदी जी मुख्यमंत्री बनकर गुजरात लौटे। 2005 में मुंबई में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान एक कथित विवादित सीडी सामने आई, जिसके बाद संजय जोशी जी को भारी बदनामी के बीच राष्ट्रीय संगठन महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली, लेकिन मोदी जी का रुख उनके प्रति हमेशा सख्त रहा। इस सियासी दुश्मनी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स 2012 में देखने को मिला। मई 2012 में मुंबई में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। मोदी जी ने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी जी को 2 टूक कह दिया कि अगर संजय जोशी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहेंगे तो वे बैठक में कदम नहीं रखेंगे। मोदी जी के सियासी वचन के आगे पूरी पार्टी को झुकना पड़ा और बैठक शुरू होने से चंद घंटे पहले संजय जोशी जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद संजय जोशी जी कभी मुख्यधारा की राजनीति में वापस नहीं आ सके और वे पार्टी के भीतर पूरी तरह शक्तिहीन होकर हाशिए पर चले गए।